हरियाणा बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है। क्लास 10th और 12th की परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जा रही हैं। तो ऐसे में कल 10th वालों का हिंदी का एग्जाम है और मैं आज पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बच्चों को जीवन परिचय याद करने में समस्या हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दिया जाए किस तरीके से जीवन परिचय याद करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी जाएं। और तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैं आज आपके सामने जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। यानी कि 5 अंक का जीवन परिचय आता है और इस एक वीडियो को आप देख लेंगे तो 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। यानी कि 5 अंक आपके पक्के हिंदी साहित्य के अंदर जीवन परिचय से। ठीक है, तो यहाँ हम 4 जीवन परिचय देखेंगे जिसमें सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी, फिर मन्नू भंडारी, फिर उसके बाद देखेंगे स्वयं प्रकाश को और फिर यशपाल को। यही 4 जीवन परिचय आप करके जाएंगे तो इनमें से आप बेहतर तरीके से उसमें क्वेश्चन में जो भी आएगा उसको आप लिख पाएंगे आराम से। इन्हीं 4 में से एक ना एक आपको मिल जाएगा वहां पर और बेहतर तरीके से यहाँ आप याद भी कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय एवं उनकी रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में कब हुआ था? 1899 में। याद कैसे करोगे आप? तो देखिए 1900 से नई शताब्दी प्रारंभ हो रही है और उसके 1 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। यानी कि 1900 से 1 वर्ष पहले 1899 में इनका राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर के किस गांव में हुआ था? बेनीपुर में हुआ था। बेनीपुर याद करना आसान इसलिए क्योंकि इनके नाम के पीछे बेनीपुरी लगा हुआ है। तो बेनीपुरी से हमें अंदाजा लग जाता है, ऐसे नाम जब आते हैं तो हमें याद करने में आसानी हो जाती है कि बेनीपुरी यानी कि बेनीपुर में जन्म हुआ इनका। और शहर का नाम था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में। ठीक है, और 21 वर्ष की अवस्था में सन 1920 में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल भी गए। इनकी शिक्षा की बात करें तो 10वीं तक इनकी शिक्षा हुई थी। माता पिता का साया असमय ही इनके ऊपर से उठ गया था, किंतु ये प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और इन्होंने कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तरुण भारत, फिर उसके बाद किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता और जनवाणी और युगधारा, ये इनके द्वारा संपादित पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। कब? 1970 से 2 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1970 से 2 वर्ष पूर्व। यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनकी अवस्था क्या थी? 69 वर्ष के ये थे उस समय। यानी कि उस समय ये 69 साल के थे। इनकी उम्र कितनी थी? 69 साल। ठीक है, और 1968 में इनका देहांत हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप इन जो पत्र पत्रिकाएं मैंने बताई इसको आप याद कैसे करोगे। तो आप इसे याद करने जा रहे हो इस तरीके से। देखिए, जैसे सबसे पहले तरुण भारत। क्या? तरुण भारत। तरुण भारत यानी कि युवा भारत है। जैसे भारत युवा हुआ तो सबसे पहले वो किससे मित्रता करेगा? किसान से, ताकि उसके देश के लोगों को क्या मिल पाए? खाना मिल पाए। उसके देश के बच्चों को क्या मिल पाए? खाना मिल पाए। तो तरुण भारत ने मित्रता की। क्या? किसान मित्र हो गया। सबसे पहले तरुण भारत, फिर किसान मित्र, फिर उसके बाद आता है बालक। यानी कि जब तरुण भारत की किसान से मित्रता हो गई तो कौन आ गया? बालक आ गए। बहुत सारे बालक इकट्ठा हो गए। ठीक है, आप जैसे क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। फिर जब उन्होंने खाना खाया तो वे अपने घर जाकर बताए तो उनके मम्मी पापा जो युवक हैं वो भी आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तरुण भारत, फिर तरुण भारत के बाद आप देखते हैं कि किसान मित्र, किसान मित्र के बाद बालक, बालक के बाद युवक, और जब युवक आ गए, बालक आ गए, किसान आ गए और भारत आ गए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? योगी जी। कौन है? योगी जी। तो फिर योगी जी यानी कि मुख्यमंत्री जी भी आ गए फिर किसान के साथ। किसके साथ? किसान के साथ। उन्होंने कहा चलो हम भी अपने किसानों के लिए कुछ करते हैं। तो जब योगी जी आ गए तो जनता आ गई। योगी जी आ गए तो जब मुख्यमंत्री आ गया तो उसके साथ जनता भी आ गई। ठीक है, फिर योगी के बाद जनता, और जब जनता जिसके साथ हो गई फिर वो क्या बन गई? जनवाणी बन गई। ठीक है,
जनवाड़ी, फिर जनवाड़ी के बाद जब पूरा जन समुदाय एक साथ हो गया तो एक नई धारा बह निकली। तो इस तरीके से इनके द्वारा संपादित रचनाएं आप याद करेंगे। ऐसे कुछ ट्रिक्स आपको बनानी है जिससे कि आप याद कर पाए, और इन ट्रिक्स से याद करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से याद करेंगे तो आप सीक्वेंस से सारी चीजें लिख पाएंगे, एक भी आपका गलत नहीं होगा। और इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे यानी कि उसको अश्योर कर सकते हैं कि यहाँ से आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो संपादन की बात हो गई, रचनाओं की बात करते हैं। किसकी? रचनाओं की। तो जब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनका संपूर्ण साहित्य, रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित है। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास है इनका पतितों के देश में। उपन्यास है पतितों के देश में। ठीक है, उपन्यास पतितों के देश में। ठीक है, और उसके बाद कहानी की बात करें तो इनकी कहानी है, कहानी का नाम क्या है? चिता के फूल। क्या? चिता के फूल, यानी कि पतितों के देश में, फिर वहां से चिता के फूल यानी चिता पर चढ़ के फूल चढ़ा दिए। देखिए चिता पे फूल होते हैं। चिता के फूल क्या है? कहानी संग्रह है, पतितों के देश उपन्यास है। ठीक है, चिता के फूल के बाद इनका जो है नाटक आता है। नाटक क्या है? अम्बपाली है। क्या है? अम्बपाली है। ठीक है, और नाटक के बाद क्या आता है? रेखा चित्र आता है। क्या? रेखा चित्र है माटी की मूर्त है। ठीक है, फिर यानी कि रेखा चित्र बनाने जा रहे थे, क्या बना दिया? माटी की मूर्त। और जब माटी की मूर्त बना दी तो क्या हुआ? माटी की मूर्त बनाए, फिर क्या हुआ? इन्होंने पैरों में पंख बांध के उड़ गए। क्या हुआ? पैरों में पंख बांधकर इनका क्या है? यात्रा वृतांत है। ठीक है, पैरों में पंख बांधे और उड़ गए, क्या है? यात्रा वृतांत है। इस तरीके से ऐसे कुछ ट्रिक बना के आपको लर्न करना है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत इनका हो गया। ठीक है, और फिर जब पैरों में पंख बांधकर उड़े तब क्या हुआ? आप देखते हैं कि उड़कर कहाँ पहुंचे? मान लो अपने किसी दोस्त से, किसी प्रिय से मिलने पहुंचे और वहां पर इनको दीवार में जंजीर बांधकर वहीं इनकी पिटाई हो गई। ठीक है, तो दीवार और जंजीरें और दीवार, इनका क्या हो गया? ये संस्मरण है। फिर उसको ये लिखते हैं कि गए थे, मिलने गए थे, वहां पे पकड़े गए, दीवार बांध दिए गए और जंजीर से और फिर वही कुटाई हो गई। जंजीर और दीवारें नाम से संस्मरण लिखते हैं। ठीक है, याद करना ऐसे थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं रचनाओं को। तो सबसे पहली रचना पतितों के देश में, क्या है? उपन्यास। फिर उसके बाद कहानी है चिता के फूल। ठीक है, पतितों के देश से आते हैं, चिता रहती है, चिता पर फूल चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर फूल चढ़ाने के बाद क्या करते हैं? नाटक लिखते हैं। नाटक क्या है? अम्बपाली नाटक के बाद क्या होता है? रेखा चित्र बनाने जाते हैं तो क्या बना देते हैं? माटी की मूर्तें। क्या बना देते हैं? माटी की मूर्तें बना देते हैं। तो इनको लगता है अरे ये तो गलती हो गई, अब क्या करें? तो वहां से पैरों में पंख बांधते हैं और उड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? पैरों में पंख बांधकर उड़ जाते हैं और उड़कर कहाँ पहुंचते हैं? अपने किसी प्रिय से, किसी प्रेमी से या प्रेमिका से मिलने पहुंचते हैं और वहां पर पकड़े जाते हैं और जंजीर और दीवारें याद आता है। फिर उनको यहाँ पर जंजीर से बांध कर दीवार में खूब कूटे जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कुछ आप याद करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य किसी पे कोई टिप्पणी करना नहीं है, आपको याद कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ याद करेंगे। ठीक है, तो ये हुई इनकी रचनाएं। आशा करता हूं आपने समझा होगा। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली पर। तो भाषा शैली आप किस प्रकार लिखेंगे? तो हम देखते हैं कि ये क्या थे? क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो जो इंसान के ऊपर बीती रहती है उसे वो लिखेगा जरूर। तो इनके साहित्य में हमें स्वतंत्रता की चेतना, राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। ठीक है, और इन्होंने इतिहास की युगानुरूप व्याख्या की है, युग के अनुरूप उसकी व्याख्या हुई है। और इनको मनुष्यता की चिंता रहती थी, मानव जात की चिंता रहती थी, तो उसका वर्णन इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भाषा शैली है यानी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है, तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलता है, देश शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, और इनकी रचनाओं में विशिष्टता के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। आपसे वन लाइनर में भी पूछ सकता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप बता देंगे रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो इस प्रकार ये रहे रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा कौन लेंगे? मन्नू भंडारी। किसको लेंगे? मन्नू भंडारी को। तो मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। उस समय अब देखिए 1931 में रामवृक्ष बेनीपुरी कितने वर्ष के थे? आप देखेंगे 32 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 32 वर्ष के थे जिस समय मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। कब हुआ मन्नू भंडारी जन्म? 1931 में। इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स से एक दूसरे को रिलेट करेंगे। जितना ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। ठीक है, मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ।
ठीक है। कहाँ हुआ? भानपुरा में। भानपुरा कहाँ है? भानपुरा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। भानपुरा में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस जिले में? मंदसौर जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा नामक स्थान पर मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी को हुआ। इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग जीवन परिचय, और उसके अंदर ये चीजें आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो इनकी जो शिक्षा है, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, वो कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई। अजमेर, अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, अजमेर शरीफ की दरगाह है अजमेर में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसी तरीके से अजमेर में मन्नू भंडारी की शिक्षा दीक्षा हुई। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। वहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ठीक। और जब शिक्षा हो गई तो शिक्षा में इन्होंने जो है मास्टर्स किया, एमए किया। किस सब्जेक्ट के साथ? हिंदी विषय के साथ। यानी कि इन्हें परास्नातक की उपाधि प्राप्त थी हिंदी विषय के साथ, ठीक है। इन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाना चालू किया, अध्यापन कार्य किया, और अध्यापन कार्य के साथ साथ ये जो है लेखन कार्य में भी लगी रही, और सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली में ही रहने लगी। और यहीं पर 15 नवंबर सन 2021 को इनका निधन हो गया। कब निधन हुआ? 15 नवंबर सन 2021 को, ठीक है। अब 15 नवंबर के एक दिन पहले क्या आता है? 14 नवंबर। 14 नवंबर क्या होता है? बाल दिवस। और बाल दिवस के अगले दिन क्या हुआ? मन्नू भंडारी का निधन हो गया। कब? 2021 में, 15 नवंबर 2021 को, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद जब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो स्वतंत्रोत्तर साहित्य में मन्नू भंडारी का अमूल्य योगदान है, ठीक है। यानी कि ये सशक्त हस्ताक्षर रही हैं स्वतंत्रोत्तर साहित्य की। इनकी रचनाओं की बात करें तो जैसे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह और उपन्यासों को ऐसे देखते हुए चलेंगे तो सबसे पहले मान लो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई तो इन्होंने कहा 1 प्लेट सैलाब लाओ। क्या? 1 प्लेट। मान लो रिश्तेदार ने इनसे पूछा क्या लोगे, तो इन्होंने कहा 1 प्लेट सैलाब। और सैलाब फिर आया। सैलाब मतलब होता है जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी भर जाए, ठीक है, बहुत सैलाब आ जाए, पानी बहुत जलमग्न हो जाए जगह, वही है सैलाब आ गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा 1 प्लेट सैलाब दो। फिर सैलाब देखते ही इन्हें लगा था कि मैं सैलाब पी जाऊंगी, लेकिन सैलाब देखते ही क्या हुआ? ये कहती है कि मैं हार गई, मैं हार गई। तो 1 प्लेट सैलाब के बाद दूसरी रचना है मैं हार गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा मैं हार गई तो रिश्तेदार ने कहा हाँ यही सच है कि तुम हार गई, कि हाँ यही सच है। तो पहली रचना 1 प्लेट सैलाब, दूसरी है मैं हार गई, और तीसरा है यही सच है। और जब तीसरा है यही सच है तो उसके बाद जब यही सच है इनको सच्चाई पता चल गई तो इन्होंने कहा चलो त्रिशंकु करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम कर लेते हैं। त्रिशंकु इनका कहानी संग्रह है जिसमें, और एक कहानी भी है त्रिशंकु, जिसमें हम देखते हैं कि इन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। एक लड़की रहती है जो अपने हम उम्र एक लड़के से प्रेम में पड़ जाती है, तो उसकी जो ओपन माइंड मम्मा रहती है उसको फिर समझाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं कभी चैनल पर करा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद त्रिशंकु हो जाता है। त्रिशंकु के बाद अब उपन्यास चलेगा, अब चलेगा त्रिशंकु बाद उपन्यास। फिर जब त्रिशंकु हो जाता है तो आपका बंटी आता है, ठीक है। जब आपका बंटी आया तो इन्होंने महाभोज करा दिया। क्या करा दिया? महाभोज करा दिया। और जब महाभोज करा दिया तो जब ये सारी चीजें इनके जीवन में घट गई, जब इनकी अंतिम अवस्था आई तो इन्होंने अब पूरा सब मिला के लिखा एक कहानी यह भी। क्या लिखा? एक कहानी यह भी। तो एक कहानी यह भी इनकी क्या हो गई? आत्मकथ्यात्मक रचना है, ठीक है। इसको हम एक तरीके से आत्मकथा कह सकते हैं, उस टाइप की रचना। इसमें आत्मकथ्यात्मकता में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये रही इनकी रचनाएं। शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू होती है कि सबसे पहले 1 प्लेट सैलाब, फिर 1 प्लेट सैलाब के बाद मैं हार गई, मैं हार गई के बाद क्या? यही सच है, यही सच है, ठीक है। यही सच है के बाद त्रिशंकु। क्या? त्रिशंकु। त्रिशंकु के बाद क्या होता है? आपका बंटी। आपका बंटी के बाद महाभोज। महाभोज के बाद आखिरी रचना एक कहानी याद, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी ले सकते हैं, इंच इंच मुस्कान ले सकते हैं, और ऐसे ही आंखों देखा झूठ, ऐसे तमाम चीजें, तमाम रचनाएं इनकी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं उतना याद करा दे रहा हूँ जितना आप लिख के आ जाए और आप 5 अंक आप अपने अश्योर कर सकें, यहाँ से आने वाला जो आपका 5 अंक है वो ना छूटे, ठीक है। और इसके बाद संभव हो सका तो और भी चीजें कराऊंगा।
और नहीं हो सका तो इतना तो आपका यहाँ से 5 अंक तो आपका कन्फर्म ही है। ठीक है, और बाकी चीजें आप तैयारी किए ही होंगे वो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे समस्या यहाँ दिखी थी तो मैं इसे करा दे रहा हूँ। और अब इनके सम्मानों की बात करें, सम्मान कौन कौन सा मिला, 3-4 सम्मान आप याद रखिए, 3-4 सम्मान आप याद रखिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी मिला इनको, और उसके बाद हिंदी साहित्य शिखर सम्मान मिला। ठीक है, कौन सा, हिंदी साहित्य शिखर सम्मान मिला, व्यास सम्मान मिला। ठीक है, और उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मान मिला। ऐसे तमाम सम्मान इनको मिले थे। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिला। ऐसे तमाम सम्मान आप याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी और दिल्ली साहित्य शिखर सम्मान, व्यास सम्मान, 3 सम्मान भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, भाषा शैली की बात करें तो देखिए, सबसे पहले भाषा शैली, नारी है तो नारी का चित्रण करेंगे, नारी है तो नारी का चित्रण तो करेंगे। तो नारी का सजीव चित्रण किया इन्होंने। जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, बुराइयां हैं, नारी के प्रति जो असमानता है, जो विडंबनाएं हैं, उसका बहुत मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने मनोवैज्ञानिक लेखन में अपना हाथ आजमाया, जिसे हम देखते हैं कि त्रिशंकु में देखते हैं मनोवैज्ञानिक लेखन का सहारा किस प्रकार इन्होंने लिखा है, किस सफलता के साथ उसको उभारा है। ऐसे उदाहरण देते हुए आप चले जाएंगे। ठीक है, सामाजिक विसंगतियों का सरलता से वर्णन किया, जिसे हम इनके नारी जीवन में देखते ही है। ठीक है, और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने किया, जिसे हम इनकी एक कहानी या भी में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रही इनकी भाषा शैली। तो आशा करता हूँ ये क्लियर है। ठीक है, नहीं क्लियर है तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए और मन्नू भंडारी हो गई। अब तीसरे को लेते हैं। तीसरा होगा हमारा स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, जिसमें हम स्वयं प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो चल, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय। तो स्वयं प्रकाश के बारे में जब हम जानते हैं तो इनका जन्म 1947 में, कब, 1947, जब भारत आजाद हुआ तो ये पैदा हुए, यानी कि इनके पैदा होते ही भारत आजाद हो गया। कब, 1947 में। कहाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ। ठीक है, अब इंदौर से आप राहत इंदौरी को जानते ही होंगे, तो राहत इंदौरी, और वही इंदौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी, और शिक्षा प्राप्ति के बाद ही औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करने लगे, और वहीं कार्य करते हुए इन्होंने अपना लेखन आरंभ किया और वहीं पर अपना लेखन भी करते रहे। ठीक है, और सेवानिवृत्ति के बाद ये भोपाल वापस आ गए और वहीं पर पुनः निवास करने लगे। और संपादन की बात करें तो इन्होंने संपादन किस किस चीज का किया, तो इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, और समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर ये माने जाते हैं। रचनाओं में पहली लाइन आपकी यही रहेगी, रचनाएं समकालीन कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर स्वयं प्रकाश जी हैं। ठीक है, और उसके बाद रचनाएं आप देंगे प्रमुख कहानी संग्रह। ठीक है, प्रमुख कहानी संग्रह किस प्रकार आप लिखेंगे कि सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा। ठीक है, जब सूरज निकलेगा, देखिए मान लीजिए कि राइटर जो है रात में लेटा हुआ है, दिन भर ड्यूटी करके आया, इंजीनियर तो थे, दिन भर नौकरी करके आए हैं, लेटे हुए हैं, और रात में विचार आ रहा है, बहुत रात जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो रात में विचार आ रहा है सूरज कब निकलेगा। फिर जब ये विचार आया तो सोचते हैं जब सूरज निकलेगा तो आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज निकलेगा तो अच्छे दिन भी आएंगे। अब देखिए सूरज निकला तो उजाला हो गया। ठीक है, मोदी जी भी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसी तरीके से कि जब सूरज निकलेगा तो आएंगे अच्छे दिन भी, और जब अच्छे दिन आ जाएंगे तो क्या होगा, आदमी जात का आदमी हो जाएगा, यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हिंदू, मुस्लिम ये सब नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा, आदमी जात का आदमी हो जाएगा। यानी कि पहली रचना हम देखते हैं, क्या पहली रचना है इनकी कि सूरज कब निकलेगा, दूसरी है आएंगे अच्छे दिन भी, और तीसरी हो जाएगी आदमी जात का आदमी, तीसरा कहानी संग्रह। और चौथा, जब आदमी जात का आदमी हो गया तो संधान किया जाएगा। ठीक है, अब अनुसंधान से जोड़िए कि जब आदमी जात का आदमी हो गया तो कुछ आगे आने वाली पीढ़ी होगी, रिसर्च करेगी कि ये आदमी जात का आदमी कैसे हो गया, तो रिसर्च में पता चलेगा कि सूरज कब निकलेगा, फिर जब सूरज निकलेगा तो आएंगे अच्छे दिन भी, और जब अच्छे दिन भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब अच्छे दिन भी आएंगे तो आदमी जात का आदमी हो जाएगा, और जब आदमी जात का आदमी हो गया तो संधान किया गया, और जब संधान किया गया तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसको हम उपन्यास के रूप में बताएंगे। ठीक है, ऐसे कहानी से आप रिलेट करते हुए, ऐसे याद करते हुए चलेंगे, बेहतर तरीका है याद करने का। और जब संधान हुआ तो क्या निकला, बीच में विनय, पता चला कि ये लोग बीच बीच में विनय करते थे, जिससे क्या हुआ कि
यानी कि जिससे क्या हुआ कि आदमी जात का आदमी हो गया। तो बीच बीच में विनय इनका उपन्यास हो गया, और जब बीच बीच में विनय किया तो ईंधन मिला। क्या मिला? ईंधन। तो ईंधन और बीच बीच में विनय इनका क्या है? स्वयं प्रकाश का उपन्यास है। ठीक है, आई बात समझ यहाँ तक। अब सम्मान की बात कर लें। किसकी बात कर लें? सम्मान की। तो इन्हें पहल सम्मान मिला। कौन सा सम्मान? पहल सम्मान। ठीक है, और वनमाली पुरस्कार इनको मिला। और कौन सा मिला? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला। तो ये रहे इनके पुरस्कार। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली की बात जब हम करते हैं तो इन्होंने वर्ग शोषण के विरुद्ध लिखा, क्योंकि कंपनी में काम करते थे, आप देख रहे हैं। और जब कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे वर्ग शोषण देखेंगे, निचले स्तर का मजदूर देखेंगे, फिर उससे ऊपर का मजदूर देखेंगे, और एकदम निम्न स्तर का मजदूर देखेंगे। तो वो सब देख के इनको जो है शोषण के विरुद्ध ये लिखने लगे। ठीक है, और जो भेदभाव है, सामाजिक रूढ़ियां हैं, उनके खिलाफ इन्होंने लिखा। किस्सा गोई शैली का प्रयोग ये बहुत बेहतर तरीके से अपनी कहानियों में करते हैं, तभी इनकी कहानियां इतनी सफल हुई, क्योंकि ये किस्सा गोई शैली में अपनी बात कहते थे। और कहानियां इनकी वाचिक परंपरा में कही गई है, कि जैसे कथा कहते हुए चले जाओ, पंडित जी आते हैं कथा सुनाते हैं ना, वैसे वाला। ठीक है, कि कथा कहते हुए चले जाओ। और इनकी जो भाषा शैली है वो अत्यंत प्रभावपूर्ण है, चित्रात्मक है, संवादात्मक है। ठीक है, और भावपूर्ण है, वर्णनात्मक है। तो इस तरीके से आप इनकी भाषा शैली लिख देंगे। तत्सम तद्भव शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग। ठीक है, ये सब इस तरीके से आप भाषा शैली लिखेंगे। तो ये रही स्वयं प्रकाश की बात। अब चलते हैं, जानते हैं यशपाल जी को। किसको? यशपाल को। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, देख लेते हैं इनको। यशपाल कब जन्मे थे? तो यशपाल जन्मे थे 1903 में। राम वृक्ष बेनीपुरी के जन्म के कितने साल बाद? चौथे साल, यानी 3 साल बाद चौथे साल पैदा हुए थे। ठीक है, 1903 में। कौन? यशपाल। ठीक है, कहाँ? फिरोजपुर छावनी में। कहाँ? फिरोजपुर छावनी में। इनके पिताजी का नाम हीरालाल था और माता का नाम प्रेमा था। हीरालाल को प्रेमा से प्रेम हो गया, फिर यशपाल उत्पन्न हुए। ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। और शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई थी। ठीक है, और कांगड़ा में कहाँ पर? गुरुकुल में हुई थी, जो दयानंद सरस्वती वाला गुरुकुल था उसमें हुई थी। ठीक है, ये दयानंद के सच्चे सिपाही भी इनको कहा जाता है। इनकी माँ इनको बनाना चाहती थी दयानंद का सच्चा सिपाही, इसीलिए इनका एडमिशन कराया था गुरुकुल में। ये गुरुकुल में पढ़े, और उसके बाद ये कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सब से इनका अच्छा खासा परिचय था, अच्छी खासी दोस्ती थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जिसके हेड थे चंद्रशेखर आजाद, उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनको उन्होंने अमरता प्राप्त की, जब वो अमर हो गए, जब वो शहीद हुए, तो उसके बाद ये उसके चीफ बने। क्या बने? चीफ बने उस पार्टी के। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के। और यही कारण है कि इन्हें तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण कई वर्षों तक जेल जाना पड़ा। कई बार ऐसी नौबत आई कि इन्हें उम्र कैद हो गई थी। ठीक है, इन्हें उम्र कैद हो गई थी। और फिर उसके बाद 1935 में जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनती है, तो उसमें फिर इनको वहां जाके छूटते हैं। फिर छूटने के बाद फिर ये लखनऊ चले आते हैं और वहीं रहने लगते हैं। और इनका पंजाब में निषेध था, पंजाब में प्रवेश इनका वर्जित कर दिया था अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। तो ये पंजाब नहीं जा सकते थे। और आगे बात करें तो ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। और संपादन की बात करें तो इन्होंने विप्लव पत्र का संपादन, विप्लव पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो इन्होंने इनके सबसे पहले यात्रा वृतांत हम देखेंगे। यात्रा वृतांत में इन्होंने लिखा लोहे के दीवार के दोनों। अब देखिए, जैसे जेल में बंद थे तो जेल में लोहे की दीवार होती है। ठीक है, ये लोहे की दीवार देख रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे भागे कैसे, ऐसे सोच रहे थे। तो अंदाजा लगा लोहे की दीवार इतना इधर चढ़नी पड़ेगी, उतना उधर चढ़नी पड़ेगी, उतरनी पड़ेगी। तो लोहे की दीवार की दोनों ओर। तो इस तरीके से ये इनका यात्रा वृतांत है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। और जब लोहे की दीवार पे चढ़े तब क्या हुआ? तब राह बीती बताते हैं। जब लोहे की दीवार पर चढ़ रहे थे तो राह बीती बताते हैं। और लोहे की दीवार पे चढ़ गए और जैसे चढ़े उल्टे गिर पड़े, नीचे गिर गए सीधा। और नीचे गिरे कहाँ पहुंच गए? स्वर्गोद्यान बिन सांप, यानी स्वर्ग के उद्यान में पहुंच गए जहां सांप नहीं था। और जब इन्होंने देखा सांप नहीं है वहां पर स्वर्गोद्यान में, तो वहां से भाग खड़े हुए। वहां से भागे, कहां पहुंचे? दिव्या के पास। अब यहां से दिव्या से उपन्यास चालू हो जाता है। ठीक है, तो इनके जो यात्रा वृतांत है वो है लोहे की दीवार के दोनों ओर, और राह बीती, और स्वर्गोद्यान बिन सांप।
ठीक है। और उपन्यास की बात करते हैं तो इनका उपन्यास है दिव्या। दिव्या से मिलते हैं तो इनसे झूठा सच कहते हैं, और जब झूठा सच कहते हैं तो इन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है, देशद्रोही करार दे दिया जाता है। फिर जब ये देशद्रोही साबित हो गए तो जेल गए। जेल गए तो वहां मिले किससे? दादा कामरेड से। किससे मिले? दादा कामरेड से। और दादा कामरेड से मिलने के बाद इन लोगों ने क्या किया? एक संगठन बनाया, पार्टी कामरेड। फिर पार्टी कामरेड बना दिया। तो हम देखते हैं दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही, ठीक है, फिर दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ये सब क्या है? इनके उपन्यास है। फिर पार्टी कामरेड हो गई। जब पार्टी बन गई तो वहां पे 4 लोग बैठेंगे तो वहां क्या होगी? मेरी तेरी उसकी बात होगी। तो वहां पे मेरी तेरी उसकी बात हुई। तो ये हुआ इनका उपन्यास दिव्या, झूठा सच, और झूठा सच के बाद क्या? देशद्रोही, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये हो गई। और फिर कहानियां फिर जब मेरी तेरी उसकी बात हुई तो ये गुस्सा गए और गुस्से में 200 कहानियां लिखे। कितनी? 200 कहानियां लिखे। और इनके प्रमुख कहानी संग्रहों की बात करें तो ये कहानी संग्रह इस प्रकार थे जैसे ज्ञान दान। और फिर जब गुस्सा गए मेरी तेरी उसकी बात से तो इन्होंने 200 कहानियां लिखी और ज्ञान दान किया। और ज्ञान दान किया जब इन्होंने तो तर्क का तूफान आ गया। और जब तर्क का तूफान आया तो पिजड़े की उड़ान हो गई। तूफान में पिजड़ा उड़ गया तो पिजड़े की उड़ान हो गई, ठीक है। और फिर जब पिजड़े की उड़ान हुई तो ये फूलों का कुर्ता उल्टा पहन के घर पहुंचे, ठीक है, जैसे मैंने पहन रखा है अभी, ठीक। तो ऐसे कुर्ता पहन के घर पहुंचे। तो ये इनके कहानी संग्रह है। तो आप देखते हैं कि कहानी संग्रह ज्ञान दान और तर्क का तूफान और उसके बाद पिजड़े की उड़ान, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फूलों का कुर्ता। और जब फूलों का कुर्ता पहनकर घर पहुंचे तो अब इसके बाद इनका स्टार्ट होता है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रोबीला है, ये है इनका निबंध संग्रह कि बीबी जी कहती है कि मेरा चेहरा रोबीला है। और जब बीबी घर पहुंचे, बीबी जी ने कहा कि मेरा चेहरा रोबीला है, मतलब बेबी जी कहती मेरा चेहरा रोबीला है, इसे देखे। तो गए, फिर आईने के सामने खड़े हुए तो देखा, समझा, जाना ना। फिर इनका आता है क्या? देखा, सोचा, समझा। क्या? देखा, सोचा, समझा। फिर गए, आईने के सामने खड़े और देख रहे हैं, देखा, फिर सोचा, फिर समझा। हाँ, सही बात है, सही कहती ना। तो इस तरीके से कुछ आप याद करेंगे। और जब देखा, सोचा, समझा, जानत, कहे हाँ मेरा चेहरा रोबीला है, मतलब मैं मार्क्सवादी हूँ। तो इनका निबंध हो गया क्या? मार्क्सवाद, ठीक है। और जब मार्क्सवादी हो गए तो गांधी जी की 100 की परीक्षा लेते हैं। गांधी जी की 100 परीक्षा। और जब गांधी जी की 100 परीक्षा लेते हैं तो क्या हो जाता है? तो राम राज्य की कथा कहते हैं। 100 परीक्षा के बाद राम राज्य की कथा कहते हैं। इस तरीके से तमाम इनके निबंध हैं। इतने आप लिख देंगे तो आपके 5 अंक पर्याप्त हैं, मिल जाएंगे। और भाषा शैली की बात करें, सहज स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का प्रयोग ये करते हैं, ठीक है। भावपूर्ण शैली है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, प्रवाहमयी शैली का प्रयोग करते हैं, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में, ठीक है। और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग हम इनमें देख पाते हैं, क्योंकि लखनऊ में थे तो लखनऊ अंदाज तो रहेगा ही, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके की इनकी भाषा शैली होती है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और यहां से अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं, 2-3 बार देखिए, ठीक है। 2 बार तो मिनिमम देख ही लीजिए। 2 बार देख लेंगे तो एक बार जनरल अंडरस्टैंडिंग में, दूसरी बार याद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहे 4 कवि, 4 लेखक जिनके बारे में हमने 4 लेखकों का जीवन परिचय हमने यहाँ देखा। और इस बार के सिलेबस में टोटल 6 है। तो 6 में से 4 आपने याद किया है अगर, तो 4 में से एक ना एक बेहतर तरीके से आप करने में सक्षम रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और लाइक करते चलिएगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।